नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे दी है और 15 मार्च को देर शाम तक इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसे अपनी वेबसाइट पर डाला जाएगा, सार्वजनिक कर दिया जाएगा और जिससे जो है सभी नागरिक उसे देख सकेंगे। आपको पता है, इससे पहले जानकारी देने से पहले एसबीआई बहुत आनाकानी कर रहा था और 2 महीने का वक्त मांग रहा था। 30 जून 2024 तक का समय मांग रहा था यही जानकारी को इलेक्शन कमीशन को देने के लिए। यानी कि स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि इसके पीछे किसको छुपाने की साजिश रची जा रही थी, यानी कि बीजेपी को छुपाने की साजिश रची जा रही थी और इसमें बकायदा एसबीआई बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट के आंखों में धूल झोंक रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी चालाक निकला और स्पष्ट रूप से डांटते हुए, फटकारते हुए एक टीचर की भांति व्यवहार किया सुप्रीम कोर्ट ने और एसबीआई को एक बच्चे की तरह डांटा और कहा कि नहीं, आप ये जानकारी देने के लिए सक्षम है, हमें पता है कि ये जानकारी आपके पास है और ये जो जानकारी हम मांग रहे हैं वो जानकारी आप अब 12 मार्च को देर शाम तक आप इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए। और आखिरकार एसबीआई को वो सारी जानकारी देनी पड़ी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से एसबीआई के हलक में उंगली डाल करके ये जानकारी निकाल ली, ऐसा आप कह सकते हैं। तो अब ये जानकारी जो है इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है और ये जानकारी 15 मार्च को जो है सार्वजनिक हो जाएगा, वेबसाइट में डल जाएगा। तो क्या इससे अब सारी जानकारी लोगों को मिल जाएगी, पता चल जाएगा कि मोदी को अडानी ने कितना पैसा दिया है, अंबानी ने कितना पैसा दिया है? क्या इसका खुलासा स्पष्ट रूप से हो जाएगा और सब कुछ जानकारी जो हम चाह रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं और जो विपक्ष जो चाह रहा है वो सारी जानकारी निकल करके आ जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें अभी भी एक पेंच फंसा हुआ है, अभी भी एक बारीक चीज यहां पर फंसी हुई है और उसी चीज को मिलाकर के देने की बात कह रहा था एसबीआई, लेकिन उसे मिलान करने की अनुमति नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जितनी जानकारी मांगी है उतनी ही जानकारी आप दीजिए। यानी कि किस बात को मिलान की बात कह रहा था एसबीआई, तो यहां पर अभी जो जानकारी दी है तो उसमें स्पष्ट रूप से इतना ही खुलासा हो पाएगा कि किस कारपोरेट घराने ने कितना चंदा दिया है और किस पार्टी ने कितना चंदा लिया है, इतना ही खुलासा हो पाएगा। अगर मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे तो मान लो कि एक अडानी ग्रुप है, अडानी समूह, उसने मान लो 500 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा और उसे बैंक में जमा कर दिया है। अब उसे भुनाया किसने है यह पता नहीं चलेगा। हाँ, इतना पर पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितने पैसे मिले हैं और बीजेपी को कितने पैसे मिले हैं और अन्य पार्टियों को कितना पैसा मिला है। यानी कि केवल इतना पता चलेगा हमको कि किस पार्टी को कितना पैसा मिला है और किस कारपोरेट घराने ने कितना चंदा दिया है। स्पष्ट रूप से यह पता नहीं चलेगा कि अडानी ने बीजेपी को इतना पैसा दिया, अंबानी ने बीजेपी को इतना पैसा दिया या अडानी ने कांग्रेस को इतना पैसा दिया है। ऐसा स्पष्ट रूप से इस जानकारी में खुलासा नहीं हो पाएगा और ये चीजें जो है राजनीतिक मुद्दा बनेंगी और ये बवाल कटना यहां पे जो है शुरू होगा, ऐसा जो है अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से विश्लेषण करेगा, क्योंकि सटीक जानकारी तो मिल ही नहीं पा रहा है कि अडानी समूह ने बीजेपी को कितना दिया, कांग्रेस को कितना दिया। तो ये एक बड़ा पेंच यहां पर निकल करके आया है, फंसता हुआ यहां पर दिख रहा है। दूसरी बात, अगर इसी जानकारी को मिलान करके दिया जाता है, एसबीआई के द्वारा मिलान करके दिया जाता है कि ये इस बॉन्ड को इस व्यक्ति ने खरीदा और इस पार्टी को दिया और उस पार्टी ने भुनाया। मान लो कि अडानी ने 500 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, उसे बैंक को जमा किया बीजेपी के नाम से और बीजेपी ने उसे भुनाया, तो स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि वो 500 करोड़ अडानी ने दिया है और बीजेपी के जेब में गया है। लेकिन ये जानकारी क्लियर नहीं हो पाएगी क्योंकि इसे मिलान करके नहीं दिया गया है, अलग अलग दिया गया है। बॉन्ड खरीदने वालों के नाम आपको पता चलेंगे और इधर पार्टी जो भुनाए हैं पैसा उसका पता चलेगा, पार्टी ने किसके बॉन्ड को भुनाया ये पता नहीं चलेगा। ये पेंच यहां पर फंसा हुआ है और इससे बवाल कटना शुरू होगा। अगर एक ऑप्शन और भी है, जितने भी विपक्ष के पार्टी हैं, देखिए बीजेपी अगर सामने आकर के बता देती है कि हमको इस कारपोरेट घराने से इतना पैसा मिला है, यहां से हमको इतना फंड ही इतना हमने भुनाया है, इतना बॉन्ड भुनाया है, तो जानकारी चलो पारदर्शी तरीके से बीजेपी की आ जाएगी निकल करके। लेकिन बीजेपी ये हिम्मत
नहीं दिखाएगी। अगर मान लो यही हिम्मत विपक्ष के लोग दिखा दे, विपक्ष की पार्टियां दिखा दे कि हमको इन कारपोरेट घरानों से इतना पैसा मिला है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए, अगर वो ये इस चीज को खुलासा कर देते हैं, इस चीज को बता देते हैं, तो बाकी जो बच जाएगा वो पूरा का पूरा बीजेपी के पास मतलब दिख जाएगा। लेकिन ऐसा विपक्ष के लोग भी नहीं करेंगे, ऐसा अनुमान है, क्योंकि विपक्ष में भी आप देखेंगे तो कई राज्यों में विपक्ष की भी सरकार है, और सरकार जिसकी रहती है उसको कारपोरेट घरानों से ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो अगर यह खुलासा हो जाता है तो विपक्ष के ऊपर भी उंगली उठेगी। और अगर विपक्ष ये बता देता है कि इस कारपोरेट घराने ने हमको इतना पैसा दिया है, इतना चंदा मिला है, तो फिर ईडी सीबीआई का झमेला जो है उन कारपोरेट घरानों को झेलना पड़ेगा जो विपक्ष को फंड दे रहे हैं। तो इससे जो है वो फिर दोबारा विपक्षियों को फंड प्रदान नहीं करेंगे, कांग्रेस को फंड प्रदान नहीं करेंगे। तो इससे जो है विपक्ष भी इस चीज को नहीं बताएगा। स्पष्ट रूप से ये चीजें यहां पर दिखाई दे रही है। तो ये एक पेंच यहां पर जबरदस्त तरीके से फंसा हुआ है। इससे पहले क्या क्या चीजें हुई थी आपको पता ही होगा। 14 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया था और कहा था कि ये कोई पारदर्शी तरीके से चंदा देने का ये स्कीम नहीं है, इसे हम निरस्त करते हैं, ऐसा फैसला सुनाया था। और उसी दिन एसबीआई को कहा था कि 6 मार्च 2024 तक आप इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी इलेक्शन कमीशन के साथ साझा करें। लेकिन 4 मार्च 2024 को एसबीआई सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक याचिका दायर कर देता है और कहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा विवरण देने के लिए हमें 30 जून तक का समय चाहिए। और फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, और अब फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या चीजें हुई हैं उसे भी आपको समझना चाहिए, और एसबीआई क्यों 30 जून तक का समय मांग रहा था यह भी आपको समझना चाहिए। एक तो एसबीआई इस पर टेक्निकल चीजें बता रहा है, तकनीकी चीजें बता रहा है, क्या बोल रहा था वो उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन जब यह जानकारी अभी एक दिन में ही दे दिया एसबीआई ने, तो स्पष्ट रूप से हमको समझ में आता है कि इसके पीछे सरकार की चाल थी, सरकार को बचाने की चाल थी, यानी कि बीजेपी को बचाने की चाल थी। जब वही जानकारी एक दिन में दे दिया गया एसबीआई के द्वारा इलेक्शन कमीशन को, तो उसी जानकारी को देने के लिए 30 जून तक का समय क्यों मांगा जा रहा था, इलेक्शन से बाद का समय क्यों मांगा जा रहा था। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सत्ताधारी सरकार को बचाने के लिए इस प्रकार से एसबीआई काम कर रहा था। तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि देश में संस्थाएं कितनी स्वतंत्र हैं। कोई अभी वर्तमान समय में आप देखेंगे तो हर एक संस्थाएं जो हैं सरकार की चापलूसी करने लगी हैं, सरकार की भाषा बोलने लगी है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की आंखों में इन्होंने धूल झोंकना शुरू कर दिया है। तो उस दिन कोर्ट में क्या क्या हुआ उसे मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके बताना चाहता हूं। 30 जून तक का समय देने की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई ने। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को दिए फैसले में कहा था कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड को किसने खरीदा और किसने उसे भुनाया, इसकी जानकारी 6 मार्च तक उपलब्ध कराए। अपनी याचिका में एसबीआई ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाने और उसे भुनाए जाने से जुड़े डेटा 2 अलग अलग जगहों पर रखे गए हैं। उसका कहना था यह डाटा उसके सेंट्रल डेटाबेस में नहीं है। उसका कहना था कि इसका मिलान करने के लिए अधिक काम करने की जरूरत पड़ेगी। उसकी दलील थी कि हर बॉन्ड पर एक यूनिक नंबर दिया गया है, उसे अल्ट्रावायलेट लाइट में पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद ही बॉन्ड का पता चल पाएगा। इसके अलावा उस पर कोई और ऐसा चिन्ह नहीं है जिससे यह पता लग सके कि उसका खरीदार कौन है, क्योंकि ये बियरर बॉन्ड है। एसबीआई का कहना था कि बॉन्ड की संख्या की जानकारी को डिजिटल तरीके से रखा गया है, वहीं उसे खरीदने वालों की जानकारी भौतिक रूप में रखी गई है। ऐसे में दोनों को मिलाने में अधिक समय लगेगा, एसबीआई कह रहा है। अप्रैल 2019 से अप्रैल 2024 के बीच 22,217 बॉन्ड बेचे गए हैं, जिनकी जानकारी का उन्हें मिलान करना था। मिलान करने की बात कह रहा था एसबीआई, और मिलान करके यह जानकारी देने की बात कह रहा था। लेकिन अदालत ने क्या कहा इसे भी आपको सुनना चाहिए। एसबीआई की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, यह भी ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका को खारिज कर दिया। फैसले में कहा गया कि अदालत ने एसबीआई को यह नहीं कहा है कि उसे इन दोनों जानकारियों को मिलाना है। अदालत ने कहा कि एसबीआई से कहा गया है कि उन्हें केवल 2 तरह की जानकारी देनी है।
पहली यह कि बॉन्ड कब खरीदा गया, खरीदने वाले का नाम और खरीदे गए प्रत्येक बॉन्ड की कीमत क्या थी, और दूसरी यह कि किस पार्टी ने कितने बॉन्ड को भुनाया, किस तारीख को भुनाया गया और भुनाए गए बॉन्ड का मूल्य कितना है। अदालत ने माना कि यह जानकारी एसबीआई के पास उपलब्ध थी, इसलिए उसे बिना कोई देरी किए चुनाव आयोग के साथ साझा किया जा सकता है। एसबीआई ने भी इस बात को स्वीकार किया, लेकिन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 3 और हफ्ते की मांग की। आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से कह रहा है कि हम जो जानकारी मांग रहे हैं, हम जो जानकारी देने के लिए बोल रहे हैं, वो जानकारी आपके पास पहले से ही है, उसे आप 1 दिन में ही दे सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। उसके बाद भी एसबीआई क्या बोल रहा है, हां हम स्वीकार करते हैं कि आप जो जानकारी मांग रहे हैं वो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन उसे देने के लिए हमें 3 हफ्ते का समय चाहिए। 30 जून तक का समय पहली बार मांगा, उसे ठुकरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये बोल रहे हैं कि 3 हफ्ते का समय दे दीजिए, लेकिन अदालत ने उसके इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अदालत ने 12 अप्रैल 2019 को दिए अपने एक आदेश में राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को हर इलेक्टोरल बॉन्ड के दानदाता का विवरण देने का आदेश दिया था। यानी कि 2018 में ही जब इस कानून को लागू किया गया था देश भर में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा मिलने वाला, तो उसी समय 12 अप्रैल 2019 को अदालत ने सभी राजनीतिक दलों को आदेश दिया था कि वो हर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी और दानदाता का विवरण चुनाव आयोग के साथ साझा करें। यह पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने चेता करके रख दिया था। इसमें यह भी बताने का कहा गया था कि बॉन्ड की कीमत क्या थी और उसे किस खाते में किस तारीख को भुनाया गया। यह आदेश सितंबर 2023 तक के लिए था। अदालत ने सोमवार को चुनाव आयोग की इस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर देने को कहा है। चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर देने को कहा है। इसके अलावा अदालत ने एसबीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक से कहा कि अगर वे 12 मास तक जानकारी पेश नहीं करेंगे तो इसे जानबूझकर आदेश न मानकर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप जो 30 जून तक का समय मांग रहे हैं वो तो हम देंगे नहीं, और आप जो 3 हफ्ते का समय मांग रहे हैं वो भी हम नहीं देंगे। और 11 मार्च की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप 12 मार्च देर शाम तक हम जो जानकारी मांग रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन तक पहुंच जाना चाहिए, और अगर ये जानकारी आप नहीं देते हैं तो ये कोर्ट की अवमानना होगी, और कोर्ट की अवमानना के एवज में हम आपके ऊपर कार्रवाई शुरू कर देंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश एसबीआई को दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस देरी के लिए एसबीआई को फटकार भी लगाई। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, पिछले 26 दिन में आपने मिलान का कितना काम किया है। आप सोच सकते हैं 26 दिनों तक एसबीआई क्या काम किया क्या नहीं किया पता नहीं। वही जानकारी सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है कि हमने आदेश दिया था आपको 6 मार्च तक जानकारी साझा करने के लिए, आपको 26 दिन मिले थे, तो उस 26 दिन में आपने क्या किया स्पष्ट कीजिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। आपने अपनी याचिका में यह बात क्यों नहीं बताई, इसकी जानकारी हलफनामे में दी जानी चाहिए थी। यानी कि 26 दिन में आपने क्या किया क्या नहीं किया, मिलान किया कितना मिलान किया, इस जानकारी को आपको हलफनामे में बताना चाहिए था, अपनी याचिका में इसका मेंशन करना चाहिए था। ऐसा यहां पर सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को कह रहा है और फटकार लगा रहा है। हम कुछ हद तक साफगोई की उम्मीद करते हैं कि हमने यह काम किया है। अदालत के इस सवाल पर एसबीआई के वकील हरीश साल्वे ने कोई जवाब नहीं दिया। यानी कि स्पष्ट है, एसबीआई को जो निर्देश मिले थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 6 मार्च तक डाटा साझा करने का इलेक्शन कमीशन के साथ, और 26 दिन का जो वक्त मिला था उस वक्त में एसबीआई ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि वहां उनके जो हरीश साल्वे वकील हैं वो तो चुप रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाया तो 26 दिन तक एसबीआई सोया रहा, लंच टाइम का इनका समय रहा, क्योंकि इनको सरकार को बचाना था, मोदी को बचाना था, मोदी सत्ता को डिफेंड करना था, क्योंकि एक बार चुनाव हो जाए उसके बाद हम सारी जानकारी साझा कर देंगे, ऐसा इनके मानसिकता में था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जो है घात लगा करके बैठा हुआ था। साल्वे ने जब यह तर्क दिया कि वह समय इसलिए मांग रहे हैं ताकि बैंक खरीदारों की पहचान की जानकारी देने में गलती ना करे, वाह। इस पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा, यह देश का नंबर 1 बैंक है, हम उम्मीद करते हैं कि वे इसे संभाल पाने में सक्षम होंगे। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के सामने हरीश साल्वे
यानी कि जो एसबीआई की तरफ से पेश हुए वकील थे, उनकी कोई दलील नहीं टिक पाई और स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट उनकी हर दलीलों को खारिज करता रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रभाव क्या होगा उसे भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि अभी जानकारी इलेक्शन कमीशन तक गई है, अभी इलेक्शन कमीशन ने साझा नहीं किया है। तो पारदर्शिता के जो पैरोकार और कानून के जानकार हैं, उन्होंने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इसका असर बहुत बड़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज दीपक गुप्ता ने चुनावी बॉन्ड मामले की एक बार सुनवाई की थी। फैसला आने के बाद उन्होंने कहा उन्हें एसबीआई को आदेश दिया गया है कि आप 12 मार्च की शाम तक जानकारी दें। उन्होंने कहा कि एसबीआई का यह तर्क पूरी तरह से बेतुका है कि उन्हें जानकारी को आपस में जोड़ने की जरूरत है। वे सिर्फ जानकारी न देकर उसे छिपाना चाहते थे। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट की जगदीप ने इसे एक महत्वपूर्ण आदेश बताया। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े मामले में एडीआर एक याचिका करता था। उन्होंने कहा हालांकि अलग अलग सूचियां होंगी, एक देने वालों की और दूसरी बॉन्ड को भुनाने से मिले पैसे की, लेकिन इससे नई जानकारी सामने आएगी। उन्होंने कहा अलग अलग सूची में कई पहचान संबंधी विशेषताएं भी होंगी, जैसे तारीख, क्योंकि बॉन्ड को 15 दिन में भुनाना होता था, इसलिए किसी राजनीतिक दल ने किसी अमुक राशि का बॉन्ड भुनाया है तो आपको पता लगेगा कि किसने क्या छुड़ाया है। उन्होंने कहा कि इसका देश के सभी राजनीतिक दलों और राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर प्रभाव पड़ेगा। सभी दलों के लिए चीजें पारदर्शी हो जाएंगी। सभी राजनीतिक दल इस बात की चिंता करेंगे कि उन्हें चंदा किससे और किस काम के लिए मिला है। अब हम आपको बता देते हैं इस फैसले का बीजेपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता है चुनावी चंदे में पारदर्शिता की वकालत करने वाली अंजलि भारद्वाज ने कहा कोई कारण नहीं था कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन न करे, क्योंकि उनके पास पूरा डेटा है। ऐसा लगता है कि एसबीआई चुनाव से पहले यह डेटा नहीं देना चाहती थी। उन्होंने कहा कि ऐसे में एक सवाल तो स्वाभाविक है कि एसबीआई डेटा क्यों नहीं देना चाहती थी, उसे कौन रोक रहा था, एसबीआई क्या छुपा रही है और किसके लिए छुपा रही है। उन्होंने कहा जो राजनीतिक दल हैं, खासकर सत्ताधारी दल हैं, उन्हें ही इलेक्टोरल बॉन्ड का बड़ा हिस्सा मिलेगा। आपको पता ही होगा कि जो सत्ता में रहता है, जो सरकार में रहता है, उसे ज्यादा फंडिंग होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मोदी सरकार को ज्यादा पैसा मिला है। यह तो तय है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के लिए सबसे अधिक फायदेमंद रहे। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बीजेपी को 2017-18 से 2022-23 के बीच करीब 6,566 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले। इस दौरान 9200 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि जब कंपनियां राजनीतिक दलों को चंदा देती हैं, हो सकता है कि उन्होंने चंदे के बदले में किसी फायदे के लिए ऐसा किया हो। यानी कि स्पष्ट है, जो कंपनियां राजनीतिक दलों को चंदा देती हैं तो वो भी अपने किसी फायदे के लिए ही चंदा देती हैं, अपना काम करवाने के लिए सरकार से उम्मीद लगाए रहती हैं, चंदा देती हैं तो कि वो हमारे लिए काम करेंगी। भारद्वाज कहती हैं जब सत्ताधारी दल को चंदा दिया जाता है तो वह किसी उम्मीद में दिया जाता है। चंदा देने वाला सोचता है कि हम पैसे देंगे तो हम सरकार के फैसलों और उसकी नीतियों पर प्रभाव डाल पाएंगे। यानी कि सत्ताधारी पार्टी को जो भी चंदा देगा वो ये उम्मीद लगा के बैठा रहता है कि हर नीतियों में उनका ध्यान रखा जाए, हर फैसलों में उनका ध्यान रखा जाए। अगर वो कोई अडानी अंबानी है तो उनके लिए बेहतर नीतियां बनाई जाए और सरकारी नीतियों में उनका दखलंदाजी हो, ये चाहते हैं चंदा देने वाले। वे कहती हैं इससे बहुत सारी चीजों पर रोशनी पड़ेगी। कोई फायदा लेना भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण होता है। किस कंपनी को ठेका मिल रहा है, क्या नीतियां बन रही है, क्या वो नीतियां कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचा रही हैं, क्या उन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सत्ताधारी दल को पैसे दिए हैं। वो कहती हैं क्या कुछ कंपनियों के खिलाफ किसी एजेंसी में कोई मामला चल रहा था, क्या चंदे के बाद उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ऐसे तमाम चीजें बाहर आएंगी। यानी कि स्पष्ट रूप से कुछ कंपनियों के खिलाफ जो जांच एजेंसियां हैं वो कुछ मामला चला रही होंगी, लेकिन बाद में उन्होंने चंदा दे दिया सरकार को तो वो जांच एजेंसियां ठंडे बस्ते में चली गई, उनकी छानबीन रुक गई। ऐसा भी जो है धंधा चलता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को कवर करने वाले पत्रकार नितिन सेठी के मुताबिक
हमें जो मिलेगा वह उस बात की पुष्टि होगी कि जो हम पहले से जानते थे, वह यह है कि भाजपा इस योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी है। सेठी का मानना है कि जानकारी सामने आने पर विपक्ष भी उसका फायदा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, जो भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार के नेक्सस की पोल खोलकर नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश के सामने लेकर आएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेता पृथ्वीराज हरिचंदन ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक भ्रष्टाचार कम हुआ है या बढ़ा है। इसकी दोबारा जांच कोर्ट को ही करानी चाहिए, यह मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है। यानी कि इस प्रकार से अभी जो जानकारी दिया गया है उससे स्पष्ट नहीं होगा कि किस व्यक्ति ने डायरेक्ट रूप से किस दल को चंदा दिया है। अभी केवल इतनी जानकारी पता चलेगी कि किस कारपोरेट घराने ने कितना चंदा दिया और किस पार्टी को कितना चंदा मिला। तो किस पार्टी को कितना चंदा मिला ये जानकारी तो पहले से ही है, और किस कारपोरेट घराने ने कितना चंदा दिया है ये अभी जानकारी नहीं है। तो इसके अंतर्गत स्पष्ट नहीं होगी सारी चीजें। और एसबीआई जो आनाकानी कर रहा था जानकारी देने में, उसे सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन में निकलवा ली। तो आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार के चरण चुंबन में हर संस्थाएं काम कर रही हैं। कोई भी संस्था जो है पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रहा, बिना दबाव के काम नहीं कर रहा है। तो ये चीजें देश में चल रही है, और इसके तहत जो भ्रष्टाचार हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड से जो राजनीतिक भ्रष्टाचार कम हुआ है या बढ़ा है, इसकी जांच पारदर्शी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को करवाना चाहिए। यह भी एक मतलब बड़ा मुद्दा है कि इसके तहत भ्रष्टाचार कम हुआ या बढ़ा, ये देखना मतलब मुलाजिम होगा। इसलिए अभी जितनी जानकारी सामने आई है उस जानकारी में क्या क्या है, क्या चीज़ें हैं, ये तो 15 तारीख को ही पता चलेगा जब चुनाव आयोग उसे रिलीज करेगा अपनी वेबसाइट में। तो देखते हैं, और बाकी जो खबरें निकल कर के आएंगी उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिएगा मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।